हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शंभू कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अजन्मा एजुकेशनल एकेडमी। अजन्मा एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, पिछले दो वीडियो में मैंने 25-25 कर क्वेश्चन करके लिए थे। और अभी जो है ये पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे बीपीएससी 1992 का परीक्षा का। राइट, अब हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, कौन सा स्थान है? ये है आपका उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर यदि आपके पास ऑप्शन और भी रहता है, ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होता। यहाँ पर दिया गया उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कैसे है कि ये देखिए आप, ये हमारा जो पृथ्वी है ये क्या है, एक नारंगी की तरह है। नारंगी की तरह मतलब यहाँ पर ये चिपटा है, यहाँ पर भी ये क्या है, थोड़ा सा चिपटा हुआ, ये अंदर की तरह धंसा हुआ है। और आप ये खुद देख सकते हैं, ये जो आपका कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, अब आप ऐसा मत सोचिए कि ये अंदर से जा रहा है, ये आउटर सरफेस पे है, आउटर सरफेस पे है। तो ये जो डिस्टेंस होगा केंद्र से, इसका ऑब्वियस सी बात है कि ये दूर होगा। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये जो केंद्र है हमारा, और ये क्या है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कितना डिस्टेंस जो होगा, ये उसके अपेक्षाकृत क्या होगा, कम ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर, यदि आपको, यदि दोनों ऑप्शन में दो कोई ऑप्शन दिया जाए, उसमें या तो दक्षिणी ध्रुव दिया जाए या उत्तरी ध्रुव दिया जाए, दोनों में से कोई भी आप मार देंगे, इसको सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, क्या होती है? ये 5.5 फीट, 5.5 फीट का ये होता है। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, रेलवे वालों को पूछ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान जो थे, मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में ज़रा सब बता दूं कि टीपू सुल्तान का जो शासन काल था 1782 से 1799 था, इसको याद रखिएगा। और ये हैदर अली का नाम सुने होंगे, हैदर अली का बेटा था, हैदर अली का क्या था, पुत्र था। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, ये श्रीरंगपट्टनम में आई थी। मैसूर उसका राज्य था, जो कि इसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान के बारे में जो इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकार, कि जो हैदर अली था, वो राज्य को स्थापित करने के लिए आया था, और टीपू सुल्तान जो थे वो राज्य को खोने के लिए गया था। लेकिन ये भ्रांति है, ऐसा बोलते हैं कुछ इतिहासकार, लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। मैं आपको थोड़ा सा इनके कामों के बारे में जानकारी भी देना चाहूँगा कि जैसे वो नए विचारों का प्रवर्तक थे। जैसे कि माप तौल की एक नई प्रणाली का विकास किया था, और उसने नया कैलेंडर का विकास किया गया था, और एक योग्य शासक के रूप में उसको देखा जाता है। जैसे और भी सिक्के ढालने की नई प्रणाली की विकास की गई थी। और इनको जो फ्रांसीसी क्रांति में इन्होंने बहुत गहरी रुचि लिया था। ठीक है, आधुनिक नौसेना का भी एस्टेब्लिश करने का प्रयास किए थे, लेकिन ये असफल रहे थे। और इनका एक और भी मानना था कि ये भेड़ और शेर, ये इनका डायलॉग था कि भेड़ और शेर, मतलब दैट मीन्स कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन ही जिए। ठीक है, ये चीज़ था इनको। मैं टीपू सुल्तान के बारे में एक अलग से एक वीडियो लाने जा रहा हूँ, तो उस पर आप लोग देखेंगे उसको। उसमें मैं विस्तृत जानकारी दूंगा कि कैसे मैसूर राज्य का उद्भव हुआ और कैसे उसका पतन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 54।
कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। दैट मीन्स जो गंधार शैली था किसके समय में फली फूली हुई थी, तो ये कुषाण कुषाण जो थे उसके समय में फैली हुई थी। अब थोड़ा सा मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो ये कुषाण थे वो कहाँ से आए थे। ये बच्चों ये चीन से भारत आया हुआ था, और भारत में इसकी स्थापना जो की थी ये कुजुल कडफिसस, कुजुल याद कर लीजिएगा, ये अटपटा सा थोड़ा नाम है, कुजुल फडसिसस, तो ये नाम याद रखिएगा, कुजुल फडधिसस, ये इनका नाम था। मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कुजुल फड सॉरी कड फिसस, ये इनका जो संस्थापक थे। और इसके जो प्रमुख जो राजा हुए हैं इनका नाम था राजा कनिष्क, जो कि 18वीं शताब्दी में अपना इसकी गद्दी को संभाले हुए थे। और इन्होंने बहुत सारे जगहों पर अपना फतेह, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारी जगहों पर इन्होंने अपना वर्चस्व जमा रखा था, उसको अपने अधीनस्थ भी किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, हाँ उस समय चलाई गई थी, एक सरकारी योजना है। ये है वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, ये ऑप्शन है आपका, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ष 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? ये दिया गया था ए नागेश्वर राव को। ए नागेश्वर राय कौन थे? इसका पूरा नाम है इक्की नेमी नागेश्वर राव, और इनको फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर, और ये एक फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर थे, और जो कि तेलुगु सिनेमा बनाते थे। कहाँ के बनाते थे? तेलुगु। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो इनको मिला हुआ था 1991 में मिला था, 1991 ईस्वी में मिला था। और आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि दादा फाल्के पुरस्कार है क्या। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, भारतीय फिल्म उद्योग क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के को फिल्म उद्योग का पिता भी माना जाता है, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था, इनका नाम था घुंडीराज गोविंद फाल्के। मैं इनका थोड़ा सा बता रहा हूँ, घुंडीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग। ये इनका जो काल था 1870 से 1944 तक ये रहे थे। और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट आप नाम सुने होंगे, उन्होंने उसी कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे सबसे पहले जो फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, इन्हीं के द्वारा ही बनाई गई थी। ये लोग भी ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि दादा साहब के द्वारा ही ये जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, देखेंगे आपकी बहुत कठिनाइयों से भरे थे उस समय। और उस समय में इन्होंने क्या किया था, ये फिल्म बनाया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा फैक्ट्स हैं कुछ याद करके रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा 56 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, जरा सा पेन को पतला कर लें। चिपको आंदोलन है, क्वेश्चन नंबर 57। चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन क्या है? छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन एकदम नहीं है, वृक्षों को बचाने के लिए हाँ ये आंदोलन है कि ये जो चिपको आंदोलन है वृक्ष को बचाने के लिए। उस समय बहुत वृक्ष का कटाई हो रहा था, जिसके कारण चिपको आंदोलन मतलब वृक्ष से चिपक जाओ ताकि उस वृक्ष को कोई काट ना पाए, इसीलिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एस्पारांटो
एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरेंटो बच्चों एक स्पेन का बंदरगाह नगर है, वहीं पर है, स्पेन में है, तो उसको ही एस्पेरेंटो कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 59 पे। 59 क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसने लिखा है? ये हैं आपको नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी। नीरज सी चौधरी कौन थे? ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये बंगाल के थे, और जो कि आज ये बंगाल बट के चला गया है बांग्लादेश, तो ये अभी बांग्लादेश में आते हैं। और एक साहित्यकार थे, ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस ये भी हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, कभी जब भी पूछा जाता है। ये अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ये बुक हुआ था आपको 1959 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1959 में। और भी इनका बुक आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। जैसे एक और बुक है गुबार ए खातिर, गुबार ए खातिर, गुबार ए खातिर भी नाम याद रख सकते हैं, गुबार ए खातिर, ये बुक्स हैं इनके, तो ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनके अबुल कलाम आज़ाद के, तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 61, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह कौन सी भाषा है बच्चों? ये है तेलुगु अपना। ठीक है, तो तेलुगु भाषा जो है भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, कौन सी स्विट्जरलैंड में बोली जाती है जो भाषाएं हैं? ये आपको जर्मन और फ्रेंच है, जर्मन और फ्रेंच है, और भी एक और है, ये इटालियन। ये 3 भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये तो है ही, ये भी है ही, और उसके साथ साथ इटालियन है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं हम लोग। यूनेस्को का कार्यभाषा है, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना बच्चों 4 नवंबर 1946 को हुआ था, इसको भी याद करके रखिएगा आप लोग। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? पेरिस में है। और यहाँ जो भाषा बोला जाता है, ये 2 भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ठीक है, ये याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गई बुक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 65, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? गलत है। अब ये भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत सही है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जो है ये तबला वादक हैं। देबू चौधरी जो सितार वादक हैं, और MS सुब्बालक्ष्मी जो है ये बांसुरी वादक नहीं है। तो ये क्या है ये भी याद कर लेते हैं हम लोग, ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीतकार हैं। ठीक है, याद करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करना वाला कौन सा है? मैग्सेसे पुरस्कार जो है बच्चों, ये उस समय अरुण शौरी को दिया गया था। अरुण शौरी, अब थोड़ा सा आप जान लेते हैं ये अरुण शौरी है कौन।
अरुण शौरी जो है पंजाब के रहने वाले हैं, जालंधर के हैं ये। और ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और एक बुद्धिजीवी और राजनेता भी रहे हैं। और यहाँ तक कि ये वर्ल्ड बैंक में अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं और भारत के योजना आयोग के सलाहकार भी थे। तो ये सारे उपलब्धि हैं इनकी। और भी हैं इनकी उपलब्धि, ये जो है इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक भी रह चुके हैं और 1998 से 2004 तक भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये इनकी उपलब्धि है। ये अरुण शौरी याद करके रखिएगा, बहुत सारे इनको ही मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और थोड़ा सा पता कर लेते हैं मैग्सेसे पुरस्कार है होता क्या है। मैग्सेसे पुरस्कार जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? ये किसी व्यक्ति को दिया जाता है या संस्था को दिया जाता है और किसी उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। जैसे पत्रकारिता में भी ये दिया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कहा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, जो हमारे एशिया है उसका नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये जो है फिलीपींस नाम सुनेंगे आप लोग, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे थे और वहीं के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के याद में यह दिया जाता है। और एक नई बात आपको मैं बता दूं कि हाल ही में जो वर्ष 2019 में किसको मिला मैग्सेसे पुरस्कार, आप लोग बता सकते हैं? तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी मैं भी बता दे रहा हूँ, अभी कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूरत नहीं है आपको, याद कर लीजिए। ठीक है, ये हैं आपके वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर रवीश कुमार जो कि बिहार के ही हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। रवीश कुमार को अभी हाल फिलहाल में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 67 पे। थोड़ा सा पेन का कलर बदल लेते हैं। चलिए, ये कलर रखते हैं। विभिन्न राज्यों और उनके द्वारा नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो ये राज्य रहा आपका और ये रहा नृत्य, और आप लोग इसको मिलाइए कि कौन सा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख नृत्य है आंध्र प्रदेश का कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश का है बुर्रा। देखिए बुर्रा कहाँ पर है, ये चला आपका बुर्रा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है। और नेक्स्ट हमारा ये असम है। असम साथ साथ याद भी करते जाइएगा ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े। ठीक है, ये असम का है। असम का कौन सा है? बिहू। ठीक है, असम का कौन सा है? बिहू। असम का कौन सा है? बिहू। और हिमाचल प्रदेश आइए, हिमाचल प्रदेश है हमारा नट्टी। ठीक है, और डी जो है हमारा राजस्थान। राजस्थान का कौन सा है? घूमर। ये है राजस्थान का घुमार, यहाँ लिखा हुआ है, ये घूमर है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। ये नृत्य है, इसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन है। जैसे मैं आपको मिला भी दे रहा हूँ कि जो है ए का कौन सा आ गया आपका? 2, ए का ऑप्शन 2। ठीक है, ए का ऑप्शन 2, बी का 1। ठीक है, सी का 4। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, चलिए आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा दक्षिण पश्चिम में है। मैं आपको एक मैप बना के दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये है हमारा। तो आप यहाँ से
ये हो गया आपका नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। और पहला ऑप्शन है हमारा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण कौन सा हो गया, ये दक्षिण पश्चिम इधर, मतलब यहाँ कहीं है, यही हमारा क्या है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। इसको याद करें। अंडमान निकोबार किधर है, ये आपका इस साइड पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। श्रीलंका यहाँ पर है, यहाँ श्रीलंका है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था? ये साम्राज्ञी आपको 1877 में किया गया था, जब उस समय ईस्ट इंडिया, ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से जो उसको भारत की शासन व्यवस्था है उसको संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए भारत की साम्राज्ञी जो महारानी विक्टोरिया थे उसने अपने हाथ में लिया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं हम लोग। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। बच्चों ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। और इनको जो मिला हुआ था 1968 में मिला हुआ था हरगोविंद खुराना को, और ये जो एस चंद्रशेखर जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम है, 1983 में इनको मिला हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। और हरगोविंद खुराना को जो मिला था इसको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ था, राइट। और इनको क्या मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं 71 पे। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, इनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता? H.J. भाभा। इनका पूरा नाम क्या था? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को मैं बता दूं कि इनको पद्म भूषण अवार्डी भी थे ये, और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना इसी ने की थी और इन्हीं ने की थी। और मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान इसने प्रारंभ की थी। उस समय बहुत कम साइंटिस्ट लोग थे, और कहा जाता है कि मुट्ठी भर साइंटिस्ट थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया था, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा आप लोग, H.J. होमी जहांगीर भाभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बी साराभाई को। बी साराभाई दैट मीन्स डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई क्या है ये? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई थे, तो इनका पूरा नाम था। बच्चों ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाके खड़ा कर दिया था। अब बहुत बड़ी हस्ती थी, और उस समय बहुत ही इनका वर्चस्व था, और इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और भारत के उपग्रह टेलीविज़न प्रसारण के क्षेत्र विकास में भी इनका बहुत सारा योगदान रहा है। और ये जो शरीर छोड़ दिए थे आपको 30 जनवरी 1971 को इसने अपना देह त्याग कर दिए थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, आप सुन लीजिए कि इनके सम्मान में ही आपको पता होगा कि तिरुवनंतपुरम जो है, तिरुवनंतपुरम में एक थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। आप नाम सुना होंगे आप लोग, उनका नाम बदलकर इनके ही नाम पर रख दिया गया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र।
ठीक है, जो कि आज इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी है। तो ये चीज़ है, आप याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रसायन शास्त्र के लिए वर्ष 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? रिचर्ड अर्नस्ट को। रिचर्ड अर्नस्ट को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कहाँ के थे बच्चों? ये स्विस भौतिक रसायनज्ञ थे। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कलिंग पुरस्कार दिया गया था। अब ये कलिंग पुरस्कार क्या होता है भाई? कलिंग पुरस्कार के बारे में हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं कि कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है, जो आम लोगों की समझ के में विज्ञान को आसान कर सके। समझ गए? ये जो है दिया गया था। ये कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है किस लिए दिया जाता है? विज्ञान के संचार के क्षेत्र में जो बड़े बड़े योगदान दिए हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, ये जो कलिंग पुरस्कार है इसमें क्या मिलता है आप लोग को पता है? इसमें 10,000 स्टर्लिंग पाउंड मिलता है, और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टाइन रजत पदक भी मिलता है। ये दोनों प्रदान किया जाता है इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं हम लोग। ओजोन परत ओजोन परत बताता है, हमें क्या बताता है? अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। बिल्कुल गलत। कहाँ घुस गए आप अंटार्कटिका में? शनि ग्रह पर, एकदम गलत। शनि ग्रह पर कुछ है ही नहीं ऐसा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत। नीचे कहाँ चलेगा भाई? वायुमंडल की बात हो रही है, ओजोन परत कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की सतह है। अब ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये संताप मंडल में मिलेगा। संताप मंडल में ये बच्चों आपको ऑप्शन, ये जैसे 15 से 20 दिया गया ना, यहाँ 15 से 35 कोई भी रेंज दिया जाएगा तो आप इसको इसके अंदर तो आप उसको मार दीजिएगा, ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा समताप मंडल के बारे में पता कर लेते हैं। जब समताप मंडल की बात आ गई है तो बच्चों ये मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। और ओजोन परत जो होती है यहीं पर क्या होता है? पराबैंगनी किरण को आने से रोकती है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है यही ओजोन परत के कारण क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो आज एसी चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, उनसे क्या हो रहा है? CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन जो है ये आपको यहाँ से उत्सर्जित होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो ये जो इसका परत है, ओजोन का लेयर है, ओजोन का जो लेयर है वो डिमिनिश होगा, वो घटता जाएगा, जिसके कारण पराबैंगनी किरण जो है हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी और इससे कैंसर रोग होने का खतरा रहता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी मैंने जानकारी दी आपको। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पेशेंसली इसको सुने। और एक बार आप यदि एक बार से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता ये आपको तैयारी करने में कहीं से दिक्कत आएगा। ठीक है, इस तरह करके यदि आप मेरे सारे सेशन को देखते हैं तो आपको BPSC के जितने भी क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको
तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप एग्ज़ाम में इस आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।